फेशियल नर्व। देखिए फेशियल नर्व कौन से टाइप की नर्व है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर आप देखो तो बहुत, यानी कि सेंसरी और मोटर, है ना? क्लियर है ना? सम सेज मनी मैटर बट माय ब्रदर, तो बी, माय ब्रदर, तो ब्रदर मतलब बोथ। तो ये दोनों देखने को मिलती है, इसको हम फेशियल नर्व के नाम से भी जानते हैं। और हम पहले इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर लिखते जाना आप। देखिए फेशियल नर्व नॉट ओनली दी सप्लाई ओनली दी फेस, ये केवल फेस को सप्लाई नहीं करती है ना, या मसल्स ऑफ फेस को नहीं सप्लाई करती है। इसके अलावा ये हमारी सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को भी सप्लाई करती है फॉर द सलाइवेशन, है ना? याद रखना ये पॉइंट। इसका ओरिजिन देख लेते हैं, तो कहाँ से ओरिजिन होगा इसका? किस किस को सप्लाई करती है? और फेस के अलावा सबलिंगुअल एंड सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और सलाइवा के लिए, है ना? इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, आप लोग बताइए थोड़ा सा। ये हो गया हमारा मिड ब्रेन, ये हो गया हमारा पॉन्स, और ये हमारा हो गया मेडुला। कहाँ से ओरिजिन होना चाहिए इसका? पॉन्स। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट, तो कहाँ से ओरिजिन होगा? पॉन्स से। ठीक है, ये याद रखना। वो भी कहाँ से? लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स से। और अगर इसमें भी स्पेसिफिक बोले तो लेटरल वॉल ऑफ द पॉन्स से। ठीक है, लोअर पार्ट, और लोअर पार्ट में भी कहाँ? लेटरल वॉल ऑफ द पॉन्स। ठीक है, तो इसके अंदर चार न्यूक्लियस होते हैं। ये तीन, इसमें से तीन आपको कहाँ मिलेंगे? पोन्स में। और लास्ट वाला आपको मिलेगा मेडुला में। बट जो नर्व का ओरिजिन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? लोअर पार्ट ऑफ दी पोन्स, है ना? तो फर्स्ट न्यूक्लियस का नाम लिखना। तो चार हैं। हाँ, टोटल चार न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। चार न्यूक्लियाई होते हैं ना, न्यूक्लियाई, फोर न्यूक्लियाई होते हैं। पहला होता है मोटर न्यूक्लियस, मोटर न्यूक्लियस। सेकंड है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, और सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथेटिक। थर्ड होता है लेक्रीमेट्री न्यूक्लियस, लेक्रीमेट्री न्यूक्लियस। ये भी पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है ना, फॉर दी, जो भी लेक्रीमेशन होता है ना, हमारी आई को जो मॉइस्ट रखने का काम करता है वो यहीं से होता है। ठीक है, ऐसे ही सलाइवा का काम कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। फोर्थ आ रहा है आपका, ये आपने कई बार पढ़ा होगा इसको, न्यूक्लियस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। बहुत एमसीक्यू आते हैं इससे, है ना, एनाटॉमी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। सॉलिटेरियस, कई लोग सोलिटोरियस बोलते हैं, सोलिटेरियस बोलते हैं ना। तो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, इसको हम एनटीएस के फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। देखिए बेसिकली ये तीन क्रेनियल नर्व के लिए स्पेसिफिक होता है। एक क्रेनियल नंबर 7 जिसे हम फेशियल नर्व के नाम से जानते हैं, क्रेनियल नंबर 9 ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, और एक हमारी होती क्रेनियल नंबर 10 जिसे हम वेगस नर्व बोलते हैं। ठीक है, अब करता क्या है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस? तो याद रखना, जो हमारे टेस्ट के सेंसेशन आते हैं उसमें मदद करता है। टेस्ट के सेंसेशन ऑफ एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, बेसिकली इसका यही काम है फॉर द क्रेनियल नंबर 7 के लिए। अब ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के लिए इसका क्या काम देखने को मिलता है? तो ये यहाँ पे भी टेस्ट का ही काम करेगा। टेस्ट सेंसेशन ऑफ पोस्टीरियर, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है आपका टंग का, उसके क्या करता है? सेंसेशन लाने का काम करता है। फिर आता है हमारा वेगस नर्व। वेगस नर्व का क्या काम है? जैसा कि आप जानते हो, एक चीज हो याद रखना, जो जो क्रेनियल नंबर 9 है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व,
इसमें इसका एक बेसिकली और काम होता है, जब मैंने आपको सीवीएस पढ़ाया था पहले, उसमें कैरोटिड बॉडीज के बारे में बताया था। ठीक है, न्यूक्लियस एनटीएस का एक और काम होता है, ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करता है। ये कैरोटिड जो बॉडीज होती है ना, कीमो रिसेप्टर एंड बेरो रिसेप्टर, उनको भी कौन देखता है हमारा, कीमो रिसेप्टर एंड बेरो रिसेप्टर, इनको भी कौन देखने का काम करता है, जो टेस्ट ये एनटीएस है ना, न्यूक्लियस ऑफ टेक्टा सॉलिटेरियस। ठीक है। और क्रेनियल नंबर 10 यानी कि वेगस नर्व। तो टेस्ट ऑफ इपिग्लोटिस, जो इपिग्लोटिस में जो टेस्ट आता है वो किसकी मदद से आता है, वो आता है वेगस नर्व की मदद से। और न्यूक्लियस कौन सा होता है, एनटीएस। ठीक है, अब एक और पॉइंट इसमें, आपको जैसा भी याद है जीआईटी तक जाती है, जीआईटी हो गया, हार्ट है ना, और लंग्स, इन सब का जो भी डाटा है वो ब्रेन को कौन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड करती है वेगस नर्व। ठीक है, ये चीज हम याद रखना। और है ना, जितना भी सेंसरी डाटा है वो कौन ले जाता है ब्रेन तक, वो वेगस नर्व ले जाती है। और जो न्यूक्लियस ऑफ टेक्टा सॉलिटेरियस, ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये होता है हमारा मेडुला में। मेडुला में, मेडुला में। क्लियर। अब हम कोर्स देखेंगे। मैं पहले एक डायग्राम बनाऊंगा फिर आपको बताता हूँ उसमें। ये हमारी ब्रेन स्टीम है ना, मैं ऐसे ही इसमें बॉक्स बनाऊंगा, हर चीज के लिए बॉक्स का यूज करूंगा, क्योंकि ब्रेन स्टीम बनाना अभी थोड़ा। ब्रेन स्टीम में भी क्या, पॉन्स, पॉन्स में भी क्या, लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स। ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारे पास ये इंटरनल एकोस्टिक मीएटस। इंटरनल एकोस्टिक मीएटस। ठीक है। इंटरनल एकोस्टिक मीएस के पास में ही हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर, और एक क्या लिख दिया ना, इंटरनल ईयर। उसी के पास में क्या होता है हमारे पास, मिडल ईयर। मिडल ईयर है ना, यहाँ पे समझ जाना है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर, उसके बाद मिडल ईयर है ना। आप अगर अंदर से जाओ तो आपको इंटरनल एकोस्टिक मीएटस मिलेगा, और इंटरनल एकोस्टिक मीएटस के बाद में इंटरनल ईयर और मिडल ईयर और फिर आउटर ईयर है ना, जो हमारा पार्ट वाला लास्ट वाला पार्ट होता है ईयर का। यहीं से हमारे इसके पास में नीचे क्या होता है ना, मेस्टोइड और स्टाइलोइड प्रोसेस होता है ना, उसके बीच में ये फोरामेन होता है, इसलिए इसका नाम हम क्या रख देते हैं, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। ये इसका कोर्स पढ़ रहे हैं ना, इसलिए अपन को थोड़ा सा पूरा समझेंगे इसको। उसके बाद में हमारे पास आती है यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है। तो ये, अब देखिएगा आप लोग, जो हमारी फेशियल नर्व होती है, फेशियल नर्व, ये टू पार्ट्स में यहाँ से निकलती है। एक इसका लेटरल वॉल है, मैं यहाँ से मान के चल रहा हूँ उसकी लेटरल है ना, ये यहाँ से ऐसे निकलती है ना। ये एक इसका सेंसरी पार्ट होता है, मान लीजिए ये मैं सेंसरी पार्ट की बात कर रहा हूँ है ना। ये इसका मोटर पार्ट होता है, अलग अलग निकलते हैं इसके मोटर पार्ट। और ये कहाँ पे जाते हैं, ये जाते हैं हमारे इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स में। इंटर ऐसा नहीं कि ऐसे जाते हैं, बस समझाने के लिए कि चिपके नहीं डायग्राम, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। और इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स में जाने से के बाद, यानी कि यहाँ पर उससे पहले ही ये क्या हो जाते हैं, आपस में जॉइंट हो जाते हैं, मतलब एक हो जाती है। अब ये यहाँ से अलग अलग निकलते हैं और यहाँ पे आकर जॉइंट हो जाते हैं। अब ये यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये इंटरनल एकोस्टिक मीटर से ये जाती है हमारी इंटरनल ईयर में। ठीक है, इंटरनल ईयर की
मिडल वॉल में, है ना, ये मिडल वॉल है इंटरनल ईयर की, उसमें जाएंगी। फिर ये यहाँ से कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी हमारे मिडल वॉल ऑफ द ईयर में। फिर मिडल वॉल ऑफ ईयर के बाद में जाती है पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर में पीछे ही बनाऊंगा, तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ में जाके ये कहाँ पे आएंगी, ये आती है स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। और स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से, ये मतलब ये वाले फोरामेन की बात चल रही है, हमारा मेस्टोइड, ये स्टाइलो प्रोसेस इस जगह से कहाँ निकल जाती है, स्कल से बाहर निकल जाती है। और ये कहाँ चली जाती है, पैरोटिड ग्लैंड में। पैरोटिड ग्लैंड में जाकर ये क्या करती है, 5 भागों में डिवाइड होती है। और पांच, ठीक है, आपने बेसिकली पहले पढ़ा होगा, टेम्पोरल, टेम्पोरल, है ना, ये टर्मिनेटेड पार्ट, टर्मिनेट एंड है इसका, टर्मिनेटेड एंड ऑफ इन नर्व का। टेम्पोरल, है ना, ऐसे अगर आप, अगर पैरोटिड ग्लैंड पे ऐसे अगर 5 उंगली रखना चाहें, तो अगर आप ऐसे रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस किस की बात हो रही है। तो टेम्पोरल पहला, फिर दूसरा जाइगोमेटिक, ठीक है, जाइगोमेटिक के बाद में हमारा बकल, बकल, अगर आप देखो यहाँ पर मैंडिबुलर, मार्जिनल मैंडिबुलर बोलते हैं, या मैंडिबुलर भी याद रख सकते, मार्जिनल मैंडिबुलर। और लास्ट में आएगा हमारा सर्वाइकल, सर्वाइकल। तो ये इसका कोर्स होता है, ठीक है, ये इस टाइप से हमारी नर्व जाती है ये। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वो हमें उससे मतलब नहीं है। देखिए जो क्रेनियल नंबर 8 होती है ना, वो भी कहाँ से निकलती है, पॉन्स से निकलती है। वो भी क्या चलती है, इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स, मतलब इस तरह से ही इसके साथ में क्रेनियल नंबर 7 और क्रेनियल नंबर 8 इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स में एक साथ इंटर करती है ना। तो ये कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है, इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स में कौन सी दो क्रेनियल नर्व है जो एक साथ जाती है। तो आपका आंसर होगा क्रेनियल नंबर 7 और क्रेनियल नंबर 8। क्लियर। ये कुछ डायग्राम है, अब हम इसका बारे में लिख लेते हैं। तो कोर्स लिखना है इसका आप, कोर्स अटैच टू द ब्रेन स्टेम बाय द टू रूट्स मोटर एंड सेंसरी, अटैच बाय द ब्रेन स्टेम बाय द टू रूट्स motor and sensory. Two roots of the facial nerve are attached to the, next line, two roots of the facial nerve are attached to the lateral part of pons, lateral part of the pons. Next, two roots run laterally, two roots run laterally and forward with 8 cranial nerve, with 8 cranial nerve to the internal acoustic meatus, टू दी इंटरनल एकोस्टिक मीएटस तक ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका यहाँ तक का कोर्स रहा। अब हम इसका कोर्स यहाँ से वाला पढ़ेंगे ना। तो आप चाहो तो ऐसे एरो फॉर्म में बना लो, यहाँ से इस तरह से आप बनाते हुए चल सकते हो अपनी नोट्स में, यहाँ से ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे हम कोर्स ऐसे लिख रहे हैं पेज पे। तो एक नोट डाल लेना, इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स, इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स के पास में यहाँ पर कितनी है, 2 नर्व रहती है ना, क्रेनियल नंबर 7 और क्रेनियल नंबर 8। बस ये याद रखना और एमसीक्यू लिख लेना इसके यहाँ। आ भी जाता है, नहीं भी आता, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब देखिए लोअर पार्ट ऑफ दी पोन्स से ये निकल रही हैं, और उसके बाद ये कहाँ जाती है, ये जाती है इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स में आ गई। इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स से ये क्या होगा, इंटरनल एयर में आ रही है, आप लिखते जाइए ऐसे एरो बना के। इंटरनल एयर के बाद में ये कहाँ जाती है, ये जाती है मिडल वॉल ऑफ द मिडल एयर, ये मिडल एयर की मिडल वॉल पे गई। फिर ये यहाँ से कहाँ जाएगी, पोस्टियर वॉल ऑफ द मिडल एयर। और फिर पोस्टियर वॉल ऑफ मिडल एयर से कहाँ चली जाएगी, ये जाएगी स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, ठीक है। और वहां से कहाँ जाएगी, पेरोटिड ग्लैंड। और पेरोटिड ग्लैंड में जाकर ये क्या हो जाएगा, 5 डिवीजन में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा टेम्पोरलिस, दूसरा हो जाएगा हमारा जाइगोमेटिक, थर्ड हो जाएगा बकल, फोर्थ हो जाएगा हमारा मैंडिबुलर, और फिफ्थ हो जाएगा सर्वाइकल, ठीक है। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर आप 5 उंगली रख लोगे तो ये याद भी हो जाएगा, ठीक है।
टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बकल, मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। ठीक है, तो ये है। अब हम इसके अंदर की आर्टरी लिखेंगे। तो अब देखिए, जो ये इंटरनल एकोस्टिक मिएटस से, इंटरनल एकोस्टिक मिएटस से ना, तो ये जो आर्टरी गई है, ये सॉरी नर्व गई है ना, और स्टाइलोमेस्टेड फोरामेन तक, ये वाला, ये हटा दो ना, ये मैं थोड़ा दूसरी चीज बता रहा हूँ। ये यहाँ से, जहाँ से ये नर्व गई है ना, इधर इधर, और ये यहाँ तक स्टाइलोमेस्टेड फोरामेन, ये ऐसे। फिर नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो ये एक केनाल बनाती है, इसे हम बोलते हैं फेशियल केनाल, या फेशियल केनाल के थ्रू ही ये पास करती है। कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? ये होती है इंटरनल एकोस्टिक मेटस से लेकर स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन तक। तो ये फेशियल केनाल बनाती है, और इस केनाल से कुछ आर्टरीज और निकलती है। तो हम इसके अंदर से तीन आर्टरीज निकलती है, सॉरी आर्टरी बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ से तीन नर्व निकलती है। ठीक है, इन तीन नर्व का नाम लिखो, आपके ये काम आएंगी। या जब आप स्कल हेड एंड नेक पढ़ोगे, वहां पे भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, कैनाल का बता रहे ये, हैं, फेशियल कैनाल से निकलती हाँ थी। फेशियल केनाल से। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए आप ए करके, उसके अंदर हेडिंग डाल लेना विद इन दी फेशियल केनाल, मतलब विद इन दी फेशियल केनाल। उसके अंदर तीन नर्व निकलती है यहाँ से। तो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, सेकंड होती है नर्व टू स्टेपीडियस, है ना, जो नर्व टू स्टेपेडियस, ए है ये। और थर्ड होती है आपकी द कोडा टिम्पेनाई, कोडा टिम्पेनाई नर्व। कोडा टिम्पेनाई बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, क्योंकि ये क्या करती है, सेंसरी सप्लाई देती है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को। अभी बेसिकली मैंने एक चीज आपको और यहाँ पर पूछना चाहूंगा, कि मैंने फिफ्थ क्रेनियल नर्व भी बताई थी, वहां पर भी मैंने एक नर्व का नाम बताया था, जो क्या करती है, वो भी एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग को सप्लाई कर रही है। और वो भी क्या, उनसे सप्लाई कर रही थी, सेंसरी सप्लाई कर रही थी। तो उस नर्व का नाम पता है आपको? मैं दोनों में बेसिक डिफरेंस बता दूंगा। उस नर्व का नाम था लिंगुअल नर्व। ठीक है, मैंने तीन डिवीजन बनाए थे उसमें, V2 V3, V2 V1 V2 V3। V1 हमारा ऑप्थेल्मिक था, ये हमारा मैक्सिलरी था, और ये हमारा मैंडिबुलर था। तो जो मैंडिबुलर का एक डिवीजन था, उससे कौन सी नर्व निकलती है? लिंगुअल नर्व, याद होगा आपको। और लिंगुअल नर्व ही क्या कर रही थी, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को सेंसरी सप्लाई कर रही थी। बट अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यही मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये नर्व के नाम लिखवा दूं फिर, है ना। फिर आता है हमारा इट सेकंड, है ना, ये बी। ये ए हो गया, ए के अंदर तीन नर्व हो गई। बी के अंदर लिखना इट फ्रॉम द स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, इट फ्रॉम द इट फ्रॉम द स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। अब यहां से हमारी नर्व निकलेगी, यहां से तीन नर्व निकलती हैं, यहां से भी हमारी तीन नर्व निकलेगी। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, है ना, यहाँ से भी तीन निकली थी ना, चाहे आप ऐसे बना दो, है ना। कौन कौन सी थी? पहली हमारी कौन सी नर्व निकली है हमारी यहाँ से? ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ठीक है, सेकंड हमारी कौन सी है? नर्व टू स्टेपिडियस। और थर्ड है हमारी जो इंटीरियर टू कॉर्डा टिम्पेनल। थर्ड ऑफ द सप्लाई कर रही थी, कोडा टिम्पेनाई, है ना। अब ऐसे ही यहाँ से तीन नर्व निकल रही है अपनी। पहली नर्व का नाम है पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। ठीक है, सेकंड है हमारी डाइगेस्ट्रिक नर्व, डाइगेस्ट्रिक नर्व। और थर्ड है स्टाइलोहायोइड, स्टाइलोहायोइड नर्व। ये हमारी स्टाइलोमेस्टेड फोरामेन के वहां से निकलती है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड, पेरोटिड ग्लैंड। तो पेरोटिड ग्लैंड का तो मैंने डायग्राम में बताया हुआ है। यहाँ से ये ब्रांचेज विद इन द पेरोटिड ग्लैंड। तो पांच ब्रांचेज निकली है, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बकल, और मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। तो ये लिख लेना आप अपने हिसाब से। अब मैं एक वो बेसिकली क्वेश्चन आपका सोल्व कर देता हूँ, कोर्डा टेम्पेनाई और लिंगुअल नर्व के बारे में। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आ जाता है।
हाँ, मैंडिबुलर नर्व की बात की थी मैंने, मैं क्रेनियल नंबर 5 की बात कर रहा हूँ अभी, है ना, आपको याद होगा V3 की, है ना। मैंडिबुलर नर्व को हमने V3 नाम से भी दिया था। तो जो V3 है, उससे हमारी लिंगुअल नर्व निकल रही थी, ठीक है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व मतलब क्रेनियल नंबर 5 की बात, 7 की बात कर रहे हैं। 7 से हमारी जो नर्व निकल रही है ना, कोडा टिम्पेनाई, ठीक है। ये बेसिकली टेस्ट के सेंसेशन की बात चल रही है यहाँ पर। हम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग का कौन सा सेंसेशन जाता है, ओनली यहाँ से टेस्ट सेंसेशन। जबकि जो लिंगुअल नर्व है ना, ये हमारा जनरल सेंसेशन लेके जाती है, जनरल सेंसेशन ऑफ टंग, ऑफ एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ टंग का ना। जैसे पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, जितने भी सारे जनरल सेंसेशन है वो कौन मेंटेन करता है, लिंगुअल नर्व। तो ये बेसिकली डिफरेंस पूछा जा सकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सर इसका भी अब हम बता दीजिए कॉर्डा टिम्पेनाई का, ये कौन कोडा सा? टेम्पेनाई, ये तो है, कोडा टेम्पेनाई तो है। क्रेनियल नंबर 7 की कोडा टेम्पेनाई टेस्ट एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को लेकर जा रहा है। जबकि लिंगुअल नर्व नहीं, है जैसे आपका जनरल जनरल सेंस, का जनरल सेंसेशन है, कॉर्डा टिम्पेनाई का सिर्फ टेस्ट का है। ओनली ऑन टेस्ट, स्पेसिफिक नर्व फॉर द टेस्ट, स्पेसिफिक फॉर द टेस्ट, है ना। ये स्पेसिफिक है बस। और यहाँ जनरल सेंसेशन जैसे पेन, टेम्परेचर, है ना, टच। जैसे क्या टच, कई बार है ना, कई लोगों को हेयर चला जाता है, तो हेयर का जो हेयर जो चला गया, है ना, तो जो टंग में जो हेयर गया है, उसका सेंसेशन कौन लेके जाएगा, उसका लिंगुअल नर्व। कोई चीज टेस्ट होती, पानी पूरी होती, तो उसका टेस्ट कौन लेके जाएगा, उसका कोडा टिम्पेनी। और इनके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो जिम्मेदार होता है एनटीएस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, ठीक है। दूसरी बात ना, एक चीज और, मैं एक चीज और बताता हूँ, एक गेंगलियन होता है, एक जेनिकुलेटेड गेंगलियन होता है। जेनिकुलेटेड गेंगलियन होता है, ये जस्ट यहाँ पे होता है ना, जहाँ पर हमने स्टेलॉयड मेस्टेड प्रोसेस पढ़ा था। और ये अभी इंटरनल ईयर देखा था, और ये क्या था, इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स। इसके पास में ही हमारा ये होता है क्या, जेनिकुलेटेड गेंगलियन। ये क्या होता है, जेनिकुलेटेड मतलब, जेन्यू मतलब ऐसा है ना, जो जैसे अपना नी होता है ना, नी, तो ये कैसा होता है, बेंड होता है। तो नी जैसा बेंड, जितने भी जहां पर आपको जेनिकुलेटेड नाम दिखेगा, उसका मतलब समझ जाना कि ये बेंड को शो करता है। इसका मतलब होता है बेंड, मतलब कोई बैंड है। तो जैसे नी है, नी भी क्या है, अपना एक बैंड है। तो नी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम जेनिकुलेटेड गेंगलियन कहते हैं। ये जो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ सेंसेशन आ रहा है कोडा टेम्पेनाई का, वो यहीं पे इसकी सेल बॉडीज होती है ना। तो यहीं पे यानी कि नर्व का एक क्लस्टर होता है, ये नर्व का क्लस्टर होता है, और ये सारे सेंसेशन यहीं लाकर छोड़ देता है ना। तो यहाँ पर इसका रोल आएगा, अभी एक छोटा सा रोल आएगा, मैं बताऊंगा, हम मतलब आएगा कि यही रोल है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो एंटीरियर टू थर्ड जाता है वो यहीं तक जाता है, इसमें सेल बॉडीज होती है फॉर द टेस्ट सेंसेशन। फिर ये यहाँ से कहाँ लेके जाती है इसको, एनटीएस तक ना। यहाँ पे इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन बनता है। क्लियर। अगर हमें इतना सब नहीं पता होगा, तो हम इसकी जो मेन एनाटॉमी अगर नहीं पता होगी, तो हम लोग इसकी मेडिसिन भी नहीं पढ़ पाएंगे सही से, या फिर उसको रटना पड़ता है। इसलिए ये सब मैं पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। अब देखिए, टाइप ऑफ नर्व कौन सी है, ओरिजिन तो हमें पता ही है, ठीक है। टाइप ऑफ नर्व भी पता चली गया, बहुत टाइप की होती है, मिक्स्ड है, ठीक है। मोटर पार्ट जो होता है इसका, मोटर और सेंसरी पार्ट, ठीक है। मोटर पार्ट हमारा दो ले जाता है, सोमेटिक सेंसेशन इसमें, प्लस पैरासिम्पैथेटिक भी इसी से मेंटेन होता है ना, याद रखना। तो जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन हम लोग देते हैं, वो सोमेटिक पार्ट की मदद से देते हैं। और जो भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक आता है, जो भी सिक्रेशन, जैसे सलाइवा, गुलाब जामुन को देखकर सलाइवा आना, या समोसे को देखकर सलाइवा आना, या जिसको जो अच्छा लगता हो उसको देख के उसके अंदर सलाइवा आना, ये किससे मेंटेन होता है, ये हमारा मोटर एरिया इसको मेंटेन करते हैं, सलाइवा आने को, सलाइवा जो सिक्रेटेड हो रहा है,
ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। ये कहाँ से आता है? ये हमारा फेशियल नर्व की मदद से देखने को मिलता है। क्लियर? और जो एंटीरियर टू थर्ड हमारा जो सेंसेशन लेके जाता है वो कौन सा लेके जाता है हमारा? इसका सेंसरी पार्ट, टेस्ट का सेंसेशन ना, सेंसरी पार्ट लेके जाता है। और ये कहाँ, इसका जो टर्मिनेशन पार्ट होता है, मीन्स जो कोडा टिम्पेनाई का टर्मिनेशन पार्ट होगा सेंसेशन ले जाने के मामले में, वो कहाँ पे होगा? वो होगा हमारा वही जेनिकुलेटेड गेंगलियन पर, जेनिकुलेटेड गेंगलियन। क्लियर? ये याद रखना। नेक्स्ट आता है, अब हमारा मेडिसिनल पार्ट थोड़ा सा समझते हैं इसका। और अब इसमें अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है और या लोअर मोटर न्यूरॉन होगी फेशियल नर्व में, तो हमें क्या देखने को मिलता है? हाँ तो बताइए। देखिए ये कोर्टिकुलो, मैं क्रेनियल नर्व की बात कर रहा हूँ। तो जो न्यूक्लियस है हमारा पोन्स है ना, उससे ऊपर का जो पार्ट होगा है ना, जो हमने कोर्टिको बल्बर ट्रैक्ट के नाम से पढ़ा था, आपको अच्छे से याद होगा है ना, जो कॉर्टेक्स है इसके जैसे ये मान लीजिए इसका न्यूक्लियस ब्रेन स्टीम है ना, थोड़ा सा ऐसे ही बना दे रहा हूँ रफली। ये ब्रेन स्टीम है और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। ठीक है, मतलब मेन जो नर्व यहाँ से निकली है, और ये न्यूक्लियस कहाँ पे आया है? पॉन्स वाले पार्ट में आ गया। तो जो ये न्यूरॉन है इसका कौन सा पार्ट होता है? अपर मोटर न्यूरॉन। ये डिफरेंट इधर से आता है ना, अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं। सेम इधर वाला कहाँ से आएगा? मान लीजिए ये वाला न्यूक्लियस यहाँ पे है, इस वाली नर्व का। तो ये इसका कहाँ से आएगा? ये यहाँ से आएगा है ना, इसमें। और जो सर लोअर ब्लर हो मोटर गया है, न्यूरॉन, कुछ दिखाई नहीं ब्लर दे हो रहा। गया? हाँ जी। ओके। अभी हुआ? हाँ जी, अभी ब्लर ठीक। क्या हो रहा है? इसमें ब्लर तो हो ही रहा है, पर क्यों हो रहा है ये? मतलब साफ भी नहीं हो रहा ना, मेरे सामने तो एकदम क्लियर चल रहा है ये। बहुत स्लो स्लो। एक मिनट, चलो मैं ब्लैक ब्लैक पेन का यूज करता हूँ, शायद दिखे। अब बताना कलर सही आ रहा है क्या? हाँ सर, ये कलर ये ठीक है। है ना? ठीक है, हाँ। देखिए ये हो गया हमारा कोर्टेक्स। सेम इधर का कोर्टेक्स। हमने जैसे भी बताया था, ये बल्बो कोर्टिकल, जो कोर्टिको बल्बुलर बल्बर ट्रैक्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो इसमें मैं ज्यादा अभी ध्यान फोकस नहीं करूंगा। यहाँ से जो इसके आते हैं, मान लीजिए ब्रेन स्टेम का पॉन्स है, यहीं पे इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे इसका इस तरह से आता है और इसका इस तरह से आता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ से इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन बनेगा। तो जो ये ऊपर वाला न्यूरॉन है इसको हम क्या बोल देते हैं? अपर मोटर न्यूरॉन, है ना। और जो सेम साइड में जाता है ना, तो इसको हम बोल देते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा ना, हम ये चीज पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा। ठीक है। अब मान लीजिए इंजरी होती है अपर मोटर न्यूरॉन में, है ना, तो पेशेंट को जो पाल्सी होगी वो कौन सी साइड होगी? पेशेंट को जो पाल्सी होगी वो जस्ट अपोजिट साइड में होगी, है ना। अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन में हमें जो पाल्सी होगी, क्यों? क्योंकि देखिए इस साइड में जाना था ना इस न्यूक्लियस तक, तो यहाँ जो पाल्सी होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। सेम अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में अगर इंजरी होगी, तो पाल्सी जो होगी वो सेम साइड होगी, है ना, सेम साइड। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन लिखना, इसके अंदर लिखना आप। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ये उसकी आईज है। ठीक है, ये उसका फेस है ना, मैं और भी समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये उसका अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हुई है, तो उसको जो मान लीजिए राइट साइड में अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हुई है, जो फेस पाल्सी होगी वो कौन सी साइड होगी? वो होगी लेफ्ट साइड। ठीक है, बट एक ये पर्सन है, ये आइज है इसकी, इसकी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हुई है ना। तो पालसी जो होगी, मान लीजिए ये लेफ्ट साइड में लीजन हुई है, लेफ्ट लोअर मोटर न्यूरॉन में, तो इसको जो पालसी होगी वो भी लेफ्ट में होगी, सेम सेम साइड में उसकी लेटरल पालसी देखनी होगी। क्लियर? तो यही दोनों की लीजन में डिफरेंस है। अब आप इसको अपने तरीके से लिख लेना।
हम्म, आपको जितना इजी लैंग्वेज लगे, क्योंकि मैं अभी लिख पाऊंगा तो फिर थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, इसलिए मैं इस पे लिखवाना नहीं चाह रहा। नेक्स्ट। अब आप देखना। हम्म, और लोअर मोटर न्यूरॉन में जब लीजन होती है, इसी को हम बोल देते हैं, इसी में फेशियल नर्व की जब भी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है, इसको हम बोलते हैं बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी। ये क्वेश्चन कई बार आया है, पता नहीं कितने एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये याद रखना, जब भी लीजन होती है और जो लोअर मोटर न्यूरॉन में होती है, उसमें बेल्स पाल्सी बोलते हैं। एक बेल्स फिनोमिना होता है। बेल्स फिनोमिना, ये और ये दोनों डिफरेंट है ना, याद रखना। बेल्स फिनोमिना लेकिन रिलेटेड इसी से है। ठीक है। बेल्स फिनोमिना, कई लोग इसको क्या समझ लेते हैं, ये पालसी की बात चल रही है, इसमें पालसी आंसर लगाए जाते हैं। जो लोग नहीं पढ़े होते, सीधी सी बात है। ठीक है, जिसको पढ़ा पता होगा वो नहीं लगाएगा कभी भी। तो बेल्स फिनोमिना में क्या होता है, जब भी हम आई क्लोज करते हैं ना, ये जब भी हम अपनी आई क्लोज करते हैं, तो जो हमारी आईज है वो हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है ना। जब भी हम आईज क्लोज करते हैं, करके देखना, जो आईज है वो कहाँ चली जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और थोड़ा सा लेटरल डायरेक्शन में, ड्यूरिंग दी, जब हम आई क्लोज करेंगे। यही बेल्स फिनोमिना बोलता है। तो मैं इसको लिखाता हूं पहले, फिर हम इसको थोड़ा सा बेल्स पाल्सी पढ़ेंगे, है ना। बेल्स फिनोमिना के अंदर लिखना, नॉर्मल डिफेंस रिफ्लेक्स। नॉर्मल डिफेंस रिफ्लेक्स होता है ये। तो नॉर्मल डिफेंस रिफ्लेक्स वेयर द आई बॉल ऑटोमेटिकली रोल अपवर्ड, where the eyes automatically roll upward and slightly outward and slightly outward when person attempt to when person attempt to close the eye। ठीक है, when person attempt to close the eye, नॉर्मली ये होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ बेल्स बेल्स पाल्सी, अब बेल्स पाल्सी में क्या होगा, एक तो लिख लीजिए पहले इसमें बेल्स पाल्सी में, ये इसे हम फेशियल पाल्सी के नाम से भी जानते हैं। तो is a lesion of lower motor neuron of cranial number 7. Bell's palsy is the lesion of the lower motor neuron lesion of cranial number 7। अब इसके अंदर लिखना, इन जनरली Bell's palsy find that unable to elevate the eyes brow ना eyebrows, a loss of the forehead, फ्राउनिंग। देखिए, नॉर्मली क्या होता है जब बेल्स पाल्सी होती है, ठीक है, तो जो नॉर्मली मैंने क्लोज आई है, या जो आईज को मैं क्या एलिवेट नहीं कर पाऊंगा, है ना। जो भी पर्सन होगा जिसको बेल्स पाल्सी होगी, वो क्या नहीं कर पाएगा, आईज को एलिवेट नहीं कर पाएगा। और जो फ्राउन बनता है, अगर आप देख पा रहे हो, ये जो फ्राउन बन पाता है, ये फ्राउन नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, जो फोर हेड पर फ्राउनिंग बनती है, ये फ्राउनिंग नहीं बनेगी, इनेबिलिटी टू फ्राउन। ठीक है, इसके अलावा इनेबिलिटी क्लोज दी आई, ये नहीं होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, सो दैट आई बॉल सीम्स रोटेट अपवर्ड। अब जिस पर्सन में, अब ये आईलिड्स क्या होगी जब वो सोएगा, तो नॉर्मली हमें क्या दिखेगा कि उसकी आईज कहाँ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी। सो दैट सी दी आई बॉल सीम्स रोटेट अपवर्ड एंड व्हेन यू अटेम्प्ट टू क्लोज दी आई, जैसे ही आप क्लोज मतलब आई को क्लोज करते, नॉर्मली जो रोटेशन होगा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो दी eyelid does not close but eyeball rolls upward visible। तो आई बॉल क्लोज नहीं होगी, है ना, और मतलब आईज क्लोज नहीं होगी, आईलिड्स, और हमें क्या जाते हुए दिखेगा, उसकी आईज अपवर्ड जाते हुए दिखेगी, है ना, ऊपर की तरफ रोटेट होते हुए। So that visibility of this upward movement of eyeball due to lack of inability of closure of eyelid is called बेल्स फिनोमिना, है ना। बेल्स फिनोमिना के अंदर ये पूरा आता है।
और इसकी वजह से किस चीज की रिस्क हो सकती है पेशेंट को? अगर वो डिफेंस रिफ्लेक्स बोला है ना हमने, अगर ये डिफेंस रिफ्लेक्स नहीं होगा तो पेशेंट को केरेटाइटिस होने की चांसेस रहेंगे, है ना, केरेटाइटिस। सो द कंडीशन ऑल्सो रिस्क ऑफ केरेटाइटिस बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सपोजर, है ना, लगातार एक्सपोजर रहेगा। सो दैट बेल्स पाल्सी ऑफन एडवाइज टू कीप द आई ड्रॉप इन द आई, है ना। तो इसमें केस में क्या होता है, पेशेंट को हमेशा आई ड्रॉप दे दी जाती है, ये आई ड्रॉप लो और ये हम अपनी आंख को क्या करो, मॉइस्चराइज करते रहो, लगाते, नहीं तो क्या हो जाएगा, केरेटाइटिस हो जाएगा। तो ये भी इसका फीचर होता है आगे जाके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ बेल्स पाल्सी, है ना, ड्राइनेस ऑफ द आई देखने को मिलेगी। और आगे जाकर अगर यहाँ पे भी नहीं समझे तो कॉर्नियल डैमेज होने के भी चांसेस रह सकते हैं, कॉर्निया डैमेज भी देखने को मिल सकता है। अब बेल्स पाल्सी के हम थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। तो बेल्स पाल्सी ऑल्सो द वीकनेस ऑफ द, ना, बकीनेटर मसल, है ना, इसमें बकीनेटर मसल मैंने आपको फोटो भेजी है, उसमें बकीनेटर मसल का वो है कि कहाँ से जो अपना जो चिक होता है वो ये वाला पार्ट है ना, ऐसे बकीनेटर मसल्स। देखिए बकीनेटर मसल्स का काम क्या है, ये चिक जब हम फूड खाते हैं तो खाना में ग्राइंडिंग में मदद करती है और अपने चिक्स को दूर रखती है एक तरह से, ना, दांतों से बचा के रखती है, बकीनेटर मसल। और दूसरा इसका काम क्या होता है, जो हम बलून्स फुलाए हैं ना, ना, जो बलून्स फुलाते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा योगदान होता है वो बकीनेटर मसल्स का योगदान होता है। या ठीक है, तो ये मूवमेंट जो पेशेंट करेगा, अगर इसमें किसी को फेशियल पाल्सी है तो उसमें ये मूवमेंट्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, वसीनेटर मसल्स को हम क्या बोलते हैं, ये एसोसिएटेड मसल है फॉर दी फॉर दी मेस्टिकेशन, है ना। हमने मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन कौन कौन सी पढ़ी थी, ये एसेसरी मसल है, याद रखना, ये मेन मसल नहीं है। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन कौन कौन सी थी, तो याद रखना, मीडियल टेरिगोइड मसल्स, लेटरल टेरिगोइड मसल्स, और मेसेटर मसल, और लास्ट में टेम्पोरलिस मसल, है ना। ये मैंने बताई थी उस दिन आपको जब मैंने क्रेनियल नंबर फिफ्थ पढ़ाई थी, ये इसका बेसिकली मेन फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन जो एसेसरी मसल का काम करता है वो कौन कौन सी मसल करती है, बसिनेटर मसल, इसका नाम याद रखना। दूसरा स्टाइलो हायोइड मसल, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर याद रह जाए तो रख लेना, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। दूसरा, थर्ड वन होती है अपना इंफ्रा, सॉरी, सुप्रा हायोइड मसल है, सॉरी स्टाइलो बोल दिया, सुप्रा हायोइड मसल, और ये होती है इंफ्रा हायोइड मसल, सुप्रा हायोइड और इंफ्रा हायोइड, ये सभी क्या करती है, ठीक है। देखिए जो सुप्रा हायोइड और इंफ्रा हायोइड का काम क्या होता है, कि जब भी हम माउथ को ओपन करते हैं, तो आप जब भी माउथ ओपन करोगे तो जो क्या जाता है, नीचे की तरफ जाता है ना, ड्रो नीचे की तरफ खिंचता है। तो जो जो को नीचे खींचने का काम करती हैं, वो कौन सी मसल्स करती है, सुप्रायोइड और इंफ्रायोइड मसल, जिसकी वजह से क्या होता है, ओपन माउथ होता है। इसीलिए ये क्या होती है, ड्यूरिंग मेसिकेशन ये काम करती है किस चीज का, एज ए एसेसरी मसल। तो ये काम भी नहीं हो पाएगा, बसिनेटर मसल्स की यहाँ पालसी होगी तो क्या होगा, वीकनेस ऑफ द मसीनेटर मसल लीड टू दी अनेबल टू विशल प्रॉपरली, सिटी नहीं बजा पाओगे आप, विसल प्रॉपरली, एंड पफ आउट ऑफ चिक्स, ना, अगर मैं बोलूं पफ आउट करना, मुंह को फुलाना, है ना, तो मुंह नहीं फुला पाओगे, है ना, गुस्सा नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट, basineter muscle is the accessory muscles of mastication which is the supply by the facial nerve, which is the supply by the one of the facial nerve। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या होता है इसमें, एंगल ऑफ द माउथ इज डेविएटेड टू दी हेल्थी साइड। तो जो मुंह है ना, वो कहाँ चला जाएगा, है ना, इसमें अगर किसी को बेल्स पाल्सी हुई है तो मतलब पहले एक और लाइन लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। तो ड्रॉपिंग ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ टू दी अफेक्टेड साइड, जो साइड अफेक्ट हुई है तो वहां का जो क्या हो जाएगा, माउथ का जो एंगल है वो ड्रोन आउट हो जाएगा, नीचे की तरफ ड्रॉप आउट हो जाएगा, बट जो हेल्दी साइड है वहां का जो एंगल है माउथ का वो कैसा हो जाएगा, डेविएटेड हो जाएगा। तो पेशेंट को देखने में ऐसा लगता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम इस साइड है कि इस साइड है, बट वो सिंपली पहचान में आ जाती है अदर फीचर्स।
है ना। क्लिनिकली ही ये पूरा डायग्नोसिस हो जाता है। बेल्स पाल्सी क्लिनिकली डायग्नोसिस होती है। देखिए, इसका जो मेन कारण है वो इडियोपैथिक है। ठीक है, मेन कोज नहीं पता है, और कई बार एक्सपोजर। हाँ। सर डेविएट वाला जो पॉइंट बताया, एंगल ऑफ माउथ डेविएट किस साइड में होता है, हेल्दी या अफेक्टेड? फ्रॉम हेल्दी साइड में डेविएटेड होता है, ये पॉइंट याद रखना। और ड्रॉपिंग ऑफ दी जो माउथ है वो कहाँ होगा? एट द साइड ऑफ सेम साइड ऑफ जहाँ अफेक्टेड हुआ है, जहाँ पे सारे फीचर मिल रहे हैं, जैसे कि क्लोजिंग ऑफ द आई में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जो फ्राउंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो तीसरा आपका यह वाला एरिया भी पूरा, आप मैंने जो मैंने फोटोज भेजी हैं, आप उस फोटोज में देख लेना, वही सारे फीचर्स क्या होते हैं। पूरा का काम पेशेंट जब आपके सामने आएगा तो आपको देखने को मिलता है ना, यही सारे फीचर्स उसको मैंने एक इमेज में बना के लिख दिया है। ठीक है। नेक्स्ट। हम्म तो ये सारे फीचर्स मिलके हम इसको बेल्स पाल्सी बोलते हैं। दो पॉइंट्स याद रखना, हेल्थ की साइड में डेविएशन देखने को मिलेगा ऐसे, और जो ड्रॉपिंग होगी वो इस साइड में होगी, है ना। तो सलाइवा ड्रॉप हो रहा है, सब कुछ इधर से हमें ड्रॉप होते हुए दिखेगा पेशेंट का। तो वो बेल्स पाल्सी का फीचर है। हाँ, मैं इसके बारे में बता रहा था कि ये इडियोपैथिकली देखने को मिलता है ना। कई लोगों को एक्सपोजर टू कोल्ड के बाद भी ये हो सकता है। और एक हर्पीज जोस्टर भी इसका कारण होता है, ये वायरल इन्फेक्शन के केस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो हमारा गेंग। ठीक है, हर्पीज जोस्टर या सिंजल्स के केस में भी ये देखने को मिल सकता है। इसके पीछे के कारण है। बाकी ये डायग्नोसिस क्लिनिकली डायग्नोसिस होने वाली कंडीशन है, तो इन्वेस्टिगेशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। बाकी आप करा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम, ना। जैसे आपको पता ही है, अपर मोटर न्यूरॉन रीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन को कैसे पहचानना, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने उनके बारे में डिस्कस भी नहीं किया ज्यादा। तो आज की क्लास यही है, कल हम नेक्स्ट क्लिनिकल नर्व पढ़ेंगे। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट्स हैं।